हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि चतुर्भुज होता क्या है। मैं क्या करता हूं कि इस तल पर चार असंरेख बिंदु लेता हूं, ए, बी, सी और यहां पर एक बिंदु ले लेता हूं, डी। अब इन असंरेख बिंदुओं से मैं यहाँ पे चार रेखाखंड ए बी, बी सी, सी डी और ये ए डी इस प्रकार से मिला सकता हूं। तो इस प्रकार मिलाने से हमें ये एक बंद आकृति जो देखने को मिल रही है इन चार रेखाखंडों से, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। तो इसकी परिभाषा हम लोग ऐसे दे सकते हैं कि चार रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। हम लोग ऐसा यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए, तो ये चतुर्भुज हो गया। अब देखिए ये जो ए बी सी डी जो देख रहे हैं, ये चतुर्भुज के शीर्ष कहलाते हैं। इनके शीर्ष कौन कौन से होंगे जी? अगर हम लोग बात करेंगे इनके शीर्षों की, यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके शीर्ष की बात करेंगे, इसके शीर्ष की तो इसमें देखिए ए बी सी और डी, ये इसके शीर्ष हैं। ये वाले इसके कोने जो दिख रहे हैं, कॉर्नर जो दिख रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग इसके शीर्ष कहेंगे। ठीक है, इसका शीर्ष कहेंगे। अच्छा, अगर हम लोग इनके भुजाओं की बात करें, इनकी भुजाएं, तो चतुर्भुज की भुजाएं कौन कौन सी होंगी? इसमें ए बी होगी, बी सी होगी, सी डी होगी और यहाँ डी ए लिखिए या ए डी लिखिए। चलिए, कोण की बात करेंगे तो इनके अंदर जो कोण होंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, यानी कि चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चार शीर्ष होते हैं और चार भुजाएं होती हैं। अब इनके भुजाओं के और कोणों के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, एक्चुअल में इनमें कुछ संबंध है, उनको संबंधों को समझते हैं, उनके नामकरण हम लोग उसके अनुसार करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं। सम्मुख भुजाएं यानी कि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? चतुर्भुज के अंदर अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? चलिए, अपोजिट साइड्स क्या होंगे? तो जो चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज की दो ऐसी भुजाएं जो कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, उसमें वो सम्मुख भुजाएं कहलाती हैं। ठीक है, जो प्रतिच्छेद नहीं करती, यानी कि जैसे यहाँ पे एडी और बीसी को ले, एक प्रतिच्छेद कर रही है एक दूसरे को, नहीं ना, तो ये आपकी सम्मुख भुजाएं हो जाएंगी। उसी तरह से ए बी और यहाँ पे सी डी हो जाएगा, उसी तरह यहाँ ए बी सी और ए डी हो जाएगा, है ना जी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि चतुर्भुज कि वे दो भुजाएं जो प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, सम्मुख भुजाएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे इस चित्र के लिए क्या हो जाएगा? ए डी और बी सी, ए बी और सी डी, ये सम्मुख भुजाएं कहलाएंगी। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग बात करेंगे क्रमागत भुजाएं या संलग्न भुजाएं, क्रमागत भुजाएं यानी कि कॉन्जिक्यूटिव साइड्स, या इसे संलग्न भुजा भी कहते हैं। संलग्न भुजाएं यानी कि एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं, एडजेसेंट साइड्स। क्या होते हैं संलग्न भुजाएं? देखिए, चतुर्भुज की वे दो भुजाएं जो संलग्न भुजाएं कौन सी कह रहे हैं कि वैसी भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ प्रांत बिंदु हो। जैसे अगर ए बी और बी सी की बात करें तो एक उभयनिष्ठ प्रांत बिंदु बी दिख रहा है, बी सी, और यहाँ सी डी पर डी देना होगा। सी डी की बात करते हैं, इसका एक उभयनिष्ठ प्रांत बिंदु सी दिख रहा है।
AD और यहाँ पे CD की बात करते हैं, उभयनिष्ठ प्रांत बिंदु यहाँ D दिख रहा है, तो ये दोनों भुजाएं जो हो रही हैं ये सब युग्म, ये क्या कहलाएंगे, क्रमागत भुजाएं या फिर संलग्न भुजाएं कहलाएंगे। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि चतुर्भुज की वे दो भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ प्रांत बिंदु हो, उभयनिष्ठ प्रांत बिंदु हो वो क्रमागत भुजाएं। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं AB और BC, BC और CD, ऐसे ही CD और AD, इस तरह से हम लोग ये सब है ना, AD और AB, ये संलग्न भुजाएं क्या होती हैं जिनका एक उभयनिष्ठ प्रांत बिंदु होता है। तो इसी तरह हम लोग कोणों में भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि सम्मुख कोण की, सम्मुख कोण यानी कि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स यानी कि जैसे ये एंगल और ये एंगल अपोजिट, ये एंगल और ये एंगल अपोजिट है, देख रहे ना। तो यानी कि चतुर्भुज के वे दो कोण जिनको आंतरित करने वाली जो भुजाएं हो उनमें कोई भी भुजा उभयनिष्ठ ना हो। यानी कि जैसे AB और BC लिए हैं, तो देखो ये वाला कोण बनाने के लिए हम लोग AD और CD देख रहे हैं, ये भुजा हो रही है, इस कोण को बनाने के लिए यही दोनों का उपयोग हुआ है। यानी कि ये और ये कोण जो होंगे सम्मुख कोण होंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं कि चतुर्भुज के वे दो कोण जिनको अंतरित यानी कि फॉर्म करने के लिए अंतरित करने वाली भुजाओं में कोई भुजा उभयनिष्ठ ना हो, सम्मुख कोण कहलाते हैं, सम्मुख कोण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अगर यहां पे बात करेंगे तो एंगल A और एंगल C हो जाएगा और एंगल B और एंगल D हो जाएगा, ये सम्मुख कोण हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं हम लोग वही क्रमागत कोण या आसन्न कोण कहिए, या फिर आप कह सकते हैं उसको क्या कह सकते हैं जी, संलग्न कोण भी कह सकते हैं। क्रमागत कोण यानी कि कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स या आसन्न कोण भी कह सकते हैं, आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। तो इनको आंतरित करने वाली भुजा में ना एक भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए इन कोणों को, जैसे B और C के देख लिए। इसको अंतरित करने में AB और BC लगा है और इसको भी अंतरित करने में देखिए BC और CD, तो BC एक उभयनिष्ठ भुजा हो रही है ना दोनों त्रिभुज, दोनों कोणों के लिए। तो इस तरह से ये B और C क्या हो जाएगा, क्रमागत कोण या आसन्न कोण। ये C और D और A and B ये सब हो जाएंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं कि चतुर्भुज के वे दो कोण जिनको अंतरित करने वाली भुजाओं में एक भुजा उभयनिष्ठ हो। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे तो इस फिगर के लिए देखिए एंगल A और एंगल B हो जाएगा। इसमें देख रहे हैं कि एंगल ये भुजा AB जो है उभयनिष्ठ है दोनों कोणों में, दोनों कोणों को बनाने में। एंगल B और एंगल C, उसी प्रकार एंगल C और D और एंगल A और D हो, C और D और फिर A और D, यही ना हो जाएंगे। अच्छा अब बात करते हैं कि चतुर्भुज के विकर्ण यानी कि डायगोनल के बारे में।
डायगोनल क्या होता है। ठीक है, ये चतुर्भुज के अंदर जो सम्मुख शीर्ष होते हैं ना, सम्मुख शीर्ष यानी कि जैसे इसमें देखिए ए और सी बात करें और बी और डी बात करें, इन सम्मुख शीर्षों के मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है ना, यही रेखाखंड जो होते हैं विकर्ण कहलाते हैं। यानी कि ए सी भी विकर्ण है और बी डी भी विकर्ण। तो हम लोग इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं जी, कि चतुर्भुज के सम्मुख को शीर्षों को जोड़ने वाले रेखाखंड ऐसे लिख देते हैं, जोड़ने वाले रेखाखंड विकर्ण कहलाते हैं। इसमें विकर्ण कौन है, AC है और BD है, ये दो विकर्ण है। यानी कि चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। अब चलिए हम लोग ये चतुर्भुज के बारे में बहुत कुछ जान लिया, अब हम लोग चतुर्भुजों के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे चतुर्भुज के प्रकार की बात करते हैं। पहला चतुर्भुज लेते हैं हम लोग समलंब चतुर्भुज, यानी कि जिसे ट्रापीजियम कहते हैं, ट्रापीजियम। देखिए समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रापीजियम क्या होता है। तो क्या होता है समलंब चतुर्भुज, चलिए इसको देखते हैं। समलंब चतुर्भुज में ना कि ये ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजा का एक युग्म जो होता है समांतर होता है। जैसे यहाँ पे देखिए मैं समलंब चतुर्भुज बना रहा हूँ, ठीक है, ये आपका समलंब चतुर्भुज मैं यहाँ पर बना दे रहा है। ठीक है, इसका नामकरण हम लोग कर देते हैं ABCD। यहाँ देखिए ये AB जो है ना CD के समांतर है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसकी परिभाषा यहाँ पर। तो हम लोग इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो देखो यहाँ पर इसमें AB जो है समांतर दिख रहा है DC, इसलिए क्या हो गया समलंब चतुर्भुज। और समलंब चतुर्भुज में अगर हम लोग देखें ये अगर इसके समांतर है तो ये तिर्यक रेखा AD हो जाएगा और BC हो जाएगा। तो ये तिर्यक रेखा होंगी तो इन दोनों कोणों का योग क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा कि नहीं। एंगल A प्लस D 180 हो जाएगा। एक ही तरफ के अंतःकोण और B और C का भी योग 180 हो जाएगा, है ना जी, है ना। चलिए देखते हैं अब समांतर चतुर्भुज के बारे में। समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम। ठीक है, देखिए पैरेललोग्राम ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बनाता हूँ। ठीक है, ये इस प्रकार का चतुर्भुज है जिसमें सम्मुख भुजाएं यानी कि AB और DC और AD और BC ये समांतर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसमें AB समांतर होगा आपके DC के और AD समांतर होगा BC के, समझ रहे हैं ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म परस्पर समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, तो ये समांतर चतुर्भुज इसलिए होगा क्योंकि यह देखिए सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म जो देख रहे हैं समांतर है। ठीक है, तो जो समांतर चतुर्भुज होता है इसमें आगे चल के हम लोग साबित करेंगे ये भी कि इसके
सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती है, यानी कि ए बी जो होगी डीसी के बराबर हो जाएगी, ए डी जो हो जाएगी बीसी के बराबर हो जाएगी। सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा। चलिए, और अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे इसके डायगोनल भी जो होते हैं, विकर्ण भी जो होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इन सब के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि ये इतना के बराबर, ये इतना के बराबर होता है। ठीक है, तो ये सब भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग सिर्फ अभी इसके प्रकार को समझ रहे हैं। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं आयत के बारे में। आयत यानी कि रेक्टेंगल, आयत यानी कि बात करते हैं रेक्टेंगल की। ठीक है, तो रेक्टेंगल के बारे में देखिए। तो रेक्टेंगल में क्या होता है कि ये ऐसे समांतर चतुर्भुज होता है जिसका एक कोण समकोण है। आप ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो। ठीक है, एक्चुअल में ये भी कह सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो। तो एक ही बात होगी, एक कोण समकोण होगा ना तो हर एक कोण समकोण हो ही जाएगा। ठीक है, और ये चूंकि समांतर चतुर्भुज हमने कह दिया, तो समांतर चतुर्भुज कह दिया तो इसका मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होंगी ही। तो इसकी परिभाषा ऐसे हम लोग दे सकते हैं कि वह समांतर चतुर्भुज, वह समांतर चतुर्भुज, वह समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो, आयत कहलाता है। यही परिभाषा काफी है, आयत कहलाता है। कोई भी उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से आप परिभाषा बना सकते हैं, समझ गए ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, एक्चुअल में इसमें क्या होगा, ये ए बी समांतर होगा डीसी के और ए डी समांतर होगा बीसी के भी। ये बराबर भी होते हैं, ए बी बराबर हो जाएगा डीसी के, ए डी बराबर हो जाएगा बीसी के। ये सब गुणों को भी आगे हम लोग साबित करके देखेंगे, है ना जी। अब देखिए इसमें क्या होता है, और इसमें ये भी जान लीजिए कि प्रत्येक कोण समकोण होता है। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी 90 होता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे। और विकर्ण जो होते हैं ना, विकर्ण ये बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज में नहीं होते हैं, लेकिन इसमें विकर्ण बराबर होते हैं। ए सी इक्वल टू में बी डी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं सम चतुर्भुज के बारे में। सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज यानी कि रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वह समांतर चतुर्भुज जिसकी क्रमागत भुजाओं का युग्म बराबर हो। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर मैं सम चतुर्भुज बनाता हूँ। एक्चुअल में ये आपका क्या होता है, समांतर चतुर्भुज ही है, लेकिन इसमें ध्यान रखना कि क्रमागत भुजा का युग्म जो हो बराबर हो। क्रमागत भुजा का युग्म ये इसके बराबर होगा, जाहिर सी बात है ये इसके भी बराबर हो जाएगा। और जब क्रमागत भुजा का युग्म यानी कि ये इसके भी बराबर हो जाएगा, यानी कि चारों भुजाएं बराबर होती है, ये भी ध्यान रखना है। और ये समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं, यानी कि आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होंगी, है ना। और यहाँ पर सभी भुजाएं जो होंगी बराबर भी होंगी, सभी भुजाएं बराबर भी होंगी। तो हम लोग इसकी परिभाषा लिख सकते हैं समचतुर्भुज की कि वह समांतर चतुर्भुज, वह समांतर चतुर्भुज, वह समांतर चतुर्भुज जिसकी क्रमागत भुजाओं का युग्म बराबर हो, युग्म बराबर हो। ठीक है, क्रमागत भुजाओं का युग्म बराबर हो, क्या कहलाता है जी, समचतुर्भुज कहलाता है। समचतुर्भुज कहलाता है, समचतुर्भुज कहलाता है। हम लोग इसकी परिभाषा दे सकते हैं। इसमें देखिए विकर्ण भी, आगे चलकर हम लोग ये भी देखेंगे, इसके विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ये समकोण भी होगा और इसको दो बराबर भागों में बांटेगा भी। ठीक है, यानी कि OA OC के बराबर, OB OD के बराबर, और यहाँ पे ये प्रत्येक कोण यहाँ पे जो बनेगा वो 90 बनेगा। ठीक है, चलिए अगला चतुर्भुज देखते हैं हम लोग, वर्ग। वर्ग यानी कि स्क्वायर क्या होता है, तो स्क्वायर क्या होता है यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर तो वर्ग की बात करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि वर्ग जो होता है ऐसा आयत होता है जिसकी दो क्रमागत भुजाएं जो हो बराबर हो, है ना जी। जैसे यहाँ पे देखिए ये मैंने जो चित्र बनाया है ये आपका क्या है, वर्ग है। दो क्रमागत भुजाएं बराबर है ऐसा आयत, तो आयत है तो प्रत्येक को 90 तो पहले ही हो जाएगा, ये हम लोग सोच लिए। और क्रमागत भुजा ये इसके बराबर, तो ये
आयत इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो ये भी इसके बराबर, ये इसके बराबर, यानी कि सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर भी हो जाए। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वह आयत जिसकी दो क्रमागत भुजाएं बराबर हो वर्ग कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए तो इसका आपको मैं बता दूं कि इसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर हो जाएंगी। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, और यहाँ पे प्रत्येक कोण जो होगा, प्रत्येक कोण भी बराबर होगा, यानी कि समकोण होगा, 90 डिग्री का होगा। अच्छा, और एक्चुअल में इसके अगर हम लोग विकर्ण की बात करें तो विकर्ण भी इसके बराबर होते हैं। ठीक है, इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं, यानी कि यहाँ से AC इक्वल टू में BD हो जाएगा। और विकर्ण जो है ना एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं समकोण पर, यानी कि ये इसके बराबर भी हो जाएंगे। ठीक है, 90 डिग्री पे, और ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, यानी कि ये OA जो होगा OB के बराबर, OC के बराबर, OD के बराबर, और ये समकोण भी बनाते हैं। एंगल AOB इक्वल टू में एंगल BOC इक्वल टू में एंगल COD इक्वल टू में एंगल AOD, और प्रत्येक क्या हो जाएगा 90 90 90 हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब देखिए इसके बाद देखते हैं पतंग, यानी कि काइट। काइट भी आपका एक चतुर्भुज ही होता है। देखिए किस तरह का चतुर्भुज होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ऐसा चतुर्भुज होता है ना, ठीक है, ये ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके दो आसन्न भुजाओं का युग्म जो होता है वह बराबर है, यानी कि ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो इसी को हम लोग काइट कहते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि वह चतुर्भुज जिसके दो आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ AB जो है ना AD के इक्वल है, और BC जो है ना CD के इक्वल है। एक्चुअल में अगर इनके विकर्णों की बात करें तो विकर्ण बराबर तो नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे पे लंब होते हैं, ये हम लोग कह सकते हैं। विकर्ण एक दूसरे पे लंब होते हैं। तो बहुत सारी जानकारी अभी हम लोग चतुर्भुज के बारे में जानेंगे चैप्टर में, जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे बहुत सारे प्रमेय भी देखेंगे। ऐसे एक और चीज हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है, और इसके बारे में हम लोग पिछले चैप्टर त्रिभुज में पढ़ चुके हैं। त्रिभुज की जब सर्वांग समता देखे थे ना, उसी में मैंने शुरुआत में आपको ये बता रखा था, उसको हमें साबित करने की जरूरत नहीं है। हम लोग अब आगे जो है समांतर चतुर्भुज से संबंधित प्रमेयों को अब आगे देखने वाले हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लास चैप्टर को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।